डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो है एक राज्यों का संगम है। यह विभिन्न ऑर्गन के माध्यम से, विभिन्न अंगों के माध्यम से यह काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 7 के अनुसार, अनुच्छेद 7 के अनुसार जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य दो अंग हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑर्गन और एक सेकेंड होता है सब्सिडियरी ऑर्गन। प्रिंसिपल ऑर्गन जो आपके सिलेबस के अनुसार अध्ययन करना है, और दूसरा अंग है सब्सिडियरी ऑर्गन। ये सहायक अंग है। सब्सिडियरी ऑर्गन सहायक अंग और प्रिंसिपल ऑर्गन मुख्य अंग। तो हम लोगों को जो अध्ययन करना है वो प्रिंसिपल ऑर्गन का अध्ययन करना है, प्रमुख अंग का हम लोगों को अध्ययन करना है। मुख्य अंग जो है प्रिंसिपल ऑर्गन वे होते हैं जो प्रारंभ से ही चार्टर द्वारा स्थापित, जो चार्टर में दिए गए हैं, चार्टर द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनको हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑर्गन है मुख्य, और जिनका उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 7(1) में आर्टिकल 7(1) में जो है किया गया है। इनमें है पहला जनरल असेंबली, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, द सेक्रेटेरिएट सचिवालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायधारिता परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह जो है 6 जो है प्रमुख अंग हैं। और जो मैंने आप बताया सब्सिडियरी ऑर्गन जो सहायक अंग हैं, वो यह अंग होते हैं जो भविष्य में स्थापित होने वाले अंग हैं, उनको हम कहते हैं कि ये सब्सिडियरी ऑर्गन हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे द जनरल असेंबली, महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण अंग है। महासभा, जनरल असेंबली, यह संयुक्त राष्ट्र के जो है यूनाइटेड नेशन के 6 प्रधान अंगों में से एक है, और इसे सर्वाधिक जो है प्रतिनिधित्वात्मक जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन के रूप में भी जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अगर आप देखेंगे चैप्टर 4 में था आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक, आर्टिकल जो है 9 से लेकर 22 तक अगर आप देखेंगे तो महासभा के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक सुमा ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को विश्व की नगर सभा के नाम से संबोधित किया था। बार्डेनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। इसे विश्व की संसद भी कहा जाता है, इसे ह्यूमन पार्लियामेंट भी कहा जाता है, इसे मानव संसद भी कहा जाता है। तो इसे विश्व की नगर सभा, विश्व की लघु संसद, विश्व की संसद, मानव संसद इसको कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जनरल असेंबली में, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्टर के आर्टिकल 4 में, चैप्टर 4 में आर्टिकल 9 से लेकर 25 तक महासभा से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। इनमें अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन, गठन इसका कैसे होता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 9 में जनरल असेंबली की संरचना के संबंध में यह प्रावधान किया गया है, जिनके अनुसार जो है महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य को महासभा में अपने अधिकतम जो है 5 प्रतिनिधि जो है भेजने का अधिकार है। इस समय आपको जानते ही हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है, यह 193 है, इसलिए जो है इसको एक विशाल सभा है। और महासभा का वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क के मुख्यालय में वर्ष में एक बार होता है। इस अधिवेशन को महासभा जो है नियमित सत्र, रेगुलर सेशन कहते हैं महासभा का, और प्रत्येक सत्र के लिए जो है
महासभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है महासभा द्वारा किया जाता है, जो उस सत्र के अंत तक ग्रहण करते हैं या चुने जाते हैं। जब तक चालू सत्र के लिए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर या संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत के अनुरोध पर जो है महासचिव सेक्रेटरी द्वारा बुलाया जा सकता है सत्र, और आपातकालीन जो है विशेष सत्र, इमरजेंसी स्पेशल सत्र, आपातकालीन जो है विशेष सत्र जो है महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से किन्हीं 9 सदस्यों के मत द्वारा उनके अनुरोध पर, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर जो है 24 घंटे के अंतर्गत या संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुमत द्वारा जो है उनको बुलाया जा सकता है। प्रत्येक सत्र में, प्रत्येक सेशन में महासभा जो है अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अपने 6 समितियों के मध्य अधिकतर कार्यसूची मध्य एजेंडा आइटम को जो है वितरित करती है, और इन समितियों में जो है रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करने का प्रत्येक राज्य का जो है अधिकार होता है। महासभा की जो है मुख्य समितियां कार्यसूची एजेंडा का पर भी विचार करती है, और महासभा जो है जनरल असेंबली की बैठक में अनुमोदन के लिए वो सिफारिश करती है। महासभा की जो मुख्य समितियां हैं महासभा, उनमें है सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक समिति, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, विशेष राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति, आर्थिक वित्तीय समिति, न्यायधारिता समिति जिसमें स्वयं शासित किए जाने वाले राज्य शामिल हैं, ट्रस्टीशिप कमेटी इंक्लूडिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग ट्रीटीज, प्रशासनिक और बजट समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी, और लीगल कमेटी, विधिक समिति। इसमें हम देखेंगे कि वोटिंग सिस्टम क्या है। मतदान पद्धति चार्टर के आर्टिकल 18(1) में देखेंगे। अगर मतदान पद्धति के बारे में हमें देखना है, चार्टर का 18 और 1 अनुच्छेद 18 पैरा 1 को अगर हम देखें तो इसके अनुसार जनरल असेंबली के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है, और आर्टिकल 18(2) में देखें अनुच्छेद 18(2) में अगर देखा जाए तो यह प्रावधान किया गया है कि महासभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत जो आएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा, स्थापना के संबंध में सिफारिश, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, न्यायधारिता परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्यायिकता प्रश्नों और बजट संबंधी प्रश्नों को शामिल किया जाता है। और 18(3) में अनुच्छेद 18(3) में जो है 18(3) में आप देखेंगे कि इस जो प्रश्नों पर विचार किया जाता है, अन्य प्रश्नों पर महासभा के निर्णय और उपस्थित तथा मतदान प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है, और महासभा स्वयं बहुमत से मतदान द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों के उन नए वर्गों को जोड़ सकती है जिसका निर्णय 2/3 बहुमत से किया जाना है। जैसे जो सदस्य जनरल असेंबली में उपस्थित है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है तो उसके 2/3 बहुमत से जो है उसको जो है उन प्रश्नों को जोड़ा जा सकता है, उस पर निर्णय लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन एंड पावर्स, कार्य और शक्तियां। महासभा के कार्यों और शक्तियों के अगर हम देखें तो चार्टर का आर्टिकल 10 से लेकर, चार्टर का जो आर्टिकल है 10 to 17, 10 से लेकर 17 तक में देखा जा सकता है, इसमें दिया गया है। और इसमें है, पहला है विचार विमर्श कार्य। क्या विचार विमर्शी कार्य? निर्वाचन संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य, सदस्यों को प्रवेश, निलंबन और निष्कासन से संबंधित कार्य, पर्यवेक्षण संबंधित कार्य, संवैधानिक कार्य और विविध। पहले हम देखते हैं डेलिब्रेटेड फंक्शन, विचार विमर्शी कार्य।
महासभा के विचार विमर्शी कार्य की शक्तियां निम्नलिखित हैं, जो चार्टर के आर्टिकल 10 में के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, बताया गया है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के क्षेत्र के भीतर आने वाले विभिन्न प्रश्नों पर जो है विचार विमर्श कर सकती है तथा किसी ऐसे प्रश्न पर भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अथवा सुरक्षा परिषद से अथवा दोनों से सिफारिश कर सकती है कि आर्टिकल 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 10 के अंतर्गत जनरल असेंबली को व्यापक अधिकार प्राप्त है। और इसका अपवाद भी आप देख सकते हैं आर्टिकल 12 पैरा 1, आर्टिकल 12 पैरा 1 में आप देखेंगे, अनुच्छेद 12 पैरा 1 में देखेंगे, परिच्छेद 1 में देखेंगे, जब सुरक्षा परिषद किसी विवाद या परिस्थिति के संबंध में कोई कार्रवाई कर रही हो तो जब तक सुरक्षा परिषद महासभा को विचार विमर्श करने की प्रार्थना न करे तब तक महासभा उस विवाद या परिस्थिति के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करेगा। सुरक्षा परिषद किसी विवाद या परिस्थिति में कोई कार्रवाई कर रही है, सिक्योरिटी काउंसिल, तो उससे यह कहा गया है महासभा से उस बीच में उसके संबंध में कोई प्रार्थना, कोई विचार विमर्श उस मुद्दे पर वह नहीं करेगी जनरल असेंबली। इसी तरह चार्टर का आप देखेंगे, चार्टर का आर्टिकल 11(1) अनुच्छेद 11 परिच्छेद 1 अगर आप देखेंगे तो महासभा जनरल असेंबली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के दृष्टि से यह होगा वांछित सहयोग के समान सिद्धांतों पर आधारित जो है, जिसमें निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण को नियंत्रित और नियमित करने वाले सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। इस पर विचार विमर्श कर सकती है। इस संबंध में अपनी सिफारिश सदस्यों या सुरक्षा परिषद या दोनों को ही कर सकती हैं। इसी तरह आप देखेंगे आर्टिकल 11 पैरा 2, इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 11 पैरा 2 में कि महासभा जनरल असेंबली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी विषय पर विचार विमर्श कर सकती है और ऐसे प्रश्नों पर विचार विमर्श तब किया जाता है जब वे संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के द्वारा जो है सुरक्षा परिषद द्वारा अथवा किसी ऐसे राज्य के द्वारा जो आर्टिकल 35(2) अनुच्छेद 35 पैरा 2, आर्टिकल 35 पैरा 2 के अनुसार जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य न हो, अर्थात गैर सदस्य द्वारा जो है महासभा के सामने लाए जाते हैं। महासभा जो है विचार विमर्श करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित किसी प्रश्न पर संबद्ध राज्य या राज्यों को सुरक्षा परिषद को या दोनों की सिफारिश से वो ऐसा कर सकती है। इसी तरह चार्टर का आर्टिकल 11 पैरा 3 जो है, इसके अनुसार आप देखेंगे महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। इसी तरह हम अगर बात करें आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 में यह विशिष्ट प्रावधान किया गया है, स्पेसिफिक प्रोविजन है कि महासभा जो है कुछ प्रयोजनों के लिए अध्ययन की व्यवस्था करेगी और ऊपर सिफारिश भी कर सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्रमिक विकास और उसके संहिताकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विविध करना, जात, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित रेस, रिलीजन, कास्ट के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबके लिए जो है मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देना। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें और तो
महासभा उन समस्याओं और परिस्थितियों में जिनमें इनसे राष्ट्रों के सामान्य कल्याण या पारस्परिक मित्रता संबंधों को ठेस पहुंचाने की संभावना हो, शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपायों को सिफारिश कर सकती है। और इन परिस्थितियों में वे परिस्थितियां भी शामिल हैं जो चार्टर के प्रयोजन सिद्धांतों संबंधी प्रावधान के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली है। इसी पर आपसे संभावना है कि कभी कभी यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ 9558 पूछा जाता है 1950 के महासभा का शांति के लिए एकता संकल्प क्या है। इस तरह कम चांस है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, संभावना है। जब यह प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन अध्ययन करना है आपको, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन के समर्थन में 3 नवंबर 1950 को महासभा का जो 5वां नियमित सत्र था उसके समक्ष यूनाइटिंग फॉर पीस शांति के लिए एकता संकल्प पेश किया, जो 52 मतों द्वारा 52 मतों द्वारा स्वीकार किया गया। इस संकल्प के विरोध में 5 मत दिए गए और 2 सदस्य अनुपस्थित थे। इस संकल्प की प्रेम्बल में देखेंगे, उत्तरदिशिका में देखेंगे तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के प्राथमिक उत्तरदायित्व की महत्ता को पुनः पुष्टि की गई और इसमें यह कहा गया कि शांति के लिए एकता का संकल्प महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई करने हेतु हुए संकल्प करता है, जिसमें सशस्त्र बलों का प्रयोग भी शामिल है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महासभा अगर चाहे तो सशस्त्र बलों का प्रयोग भी कर सकती है। आप ऐसा सुने हैं, ऐसा जानते हैं कि अगर ऐसा है तो सुरक्षा परिषद को इसका पालन करना पड़ता है। यदि सुरक्षा परिषद शांति के उल्लंघन या आक्रमण आदि को रोकने में असमर्थ रही है तो महासभा उस पर विचार कर सकती है और सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत द्वारा या सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बहुमत से महासभा का आपातकालीन सत्र 24 घंटे के भीतर 24 आवर के भीतर बुलाया जाता है और प्रत्येक सदस्य राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो अपने सेना में कुछ ऐसी शिक्षित सेना सदैव तैयार रखेगा जो संयुक्त राष्ट्र की मांग पर भेजी जा सके। महासभा ने जनरल असेंबली कलेक्टिव मेजर कमेटी सामूहिक उपाय समिति का गठन किया और जिसके दायित्व में काम उसे दिया गया कि वह कोई भी विवाद, किसी भी काम को रोकने के लिए संधि की अग्रिम योजना तैयार करे और इस संकल्प द्वारा एक शांति संप्रेषण आयोग पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन का भी गठन करने की बात की गई। इसके अतिरिक्त एक 14 सदस्यीय सामूहिक कार्रवाई कमेटी बनाई गई जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए अध्ययन करना तथा रिपोर्ट देना था। शांति के लिए एकता यूनाइटिंग फॉर पीस, इसमें आप देखेंगे कि संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि इससे सुरक्षा परिषद कमजोर हो जाएगी क्योंकि परिषद के शांति और सुरक्षा संबंधित पूर्ण दायित्व को उसे छीना जाएगा। तो चार्टर में विशेषाधिकार के आधार पर जिस समरूपता की कल्पना की गई है यह सिद्धांत भी समाप्त हो जाएगा। जब ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन से महासभा द्वारा यह बात कही गई कि जो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं 9 सदस्यों द्वारा उनके सहमत से या जनरल असेंबली के द्वारा भी शांति और सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जा सकता है, तो इस पर सोवियत संघ ने विरोध किया था। इसका कारण आप जानें, नॉर्थ कोरिया द्वारा
नॉर्थ कोरिया पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे ब्रिटेन अमेरिका के द्वारा, और उस समय रसिया जो है उपस्थित नहीं था। जब इस बात को रसिया सोवियत संघ ने जाना तो तत्काल वहाँ अपना तुरंत अपने सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उसने अपने वीटो से रोक दिया कि नहीं, आप इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो इसी बात पर ये विरोध किया है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी वैलिडिटी या प्रेजुडिशन क्या आता है, संकल्प की विधिमान्यता क्या होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राथमिक उत्तरदायित्व जो है सुरक्षा परिषद को प्रदान किया गया है। प्राथमिक शब्द का यहाँ पर एक्सक्लूसिव अनन्य अर्थ लगाया जाता है, अनन्य उत्तरदायित्व से नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों विशेषकर महासभा को गौण रूप से संयुक्त राष्ट्र के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस शर्त पर एम्पावर किया गया है कि महासभा कार्रवाई तब तक कर सकता है जब तक सुरक्षा परिषद ऐसा करने में असफल होती है। यह इसकी वैलिडिटी या प्रेजुडिशन है कि अगर महासभा किसी मुद्दे पर फेल हो जाती है तो ये जनरल असेंबली को दिया गया है कि ऐसा कर सकती है। संकल्प को स्वीकार करते समय इस पहलू पर अच्छी तरह विचार किया गया था कि महासभा संकल्प के अंतर्गत तब तक कार्रवाई प्रारंभ करेगी यदि सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो प्राइमरी ड्यूटी है सिक्योरिटी काउंसिल की वह करने में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने को अगर असफल रहती है तो यह महासभा ऐसा कर सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का एक और संकल्प है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक को पूरा करने के लिए दूसरी ओर सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों द्वारा जो शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्वीकृत किया गया है। इसी तरह हम देखेंगे कि जो इनका महासभा के जो संकल्प का विधिक महत्व क्या है, जो संकल्प लेती है, तो जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक कार्य हैं महासभा के संकल्प उन पर जो है बाध्यकारी होती हैं। महासभा का संकल्प संयुक्त राष्ट्र की चार्टर या किसी अन्य संधि का निर्वचन करता है, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ संबंधी नियम का जो है अर्थ स्पष्ट करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का निश्चित कथन माना जा सकता है जब किन्हीं सिद्धांतों को जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ के स्रोतों से है तो महासभा के संकल्पों द्वारा बार बार दोहराया जाता है, तो बाध्यकारी सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में जो अगर बार बार दोहराया जाए तो सफल माने जाते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं इलेक्टिव फंक्शन। इलेक्टिव फंक्शन क्या है, निर्वाचन संबंधी कार्य कैसे होता है। संयुक्त राष्ट्र में वास्तव में नए राज्यों की उनकी सदस्यता के लिए जो है महासभा में चयन होता है और आर्टिकल 2 पैरा 2 में देखेंगे, जो 4/2 में देखेंगे तो किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा उसे 2/3 उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चयन करके जो है बनता है। इसी तरह देखेंगे फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय कार्य कैसे होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के वित्त संबंधी फाइनेंस संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में इसको भी करती है। आर्टिकल 17 पैरा 1 में जो आप देखेंगे महासभा संगठन के बजट पर विचार विमर्श करती है और उसका अनुमोदन करती है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 17 पैरा 2 में आप देखेंगे महासभा व्यय के खर्च के उस अंश को भी निर्धारित करती है जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन रिलेटिंग टू द एडमिशन, सस्पेंशन एंड एक्सपल्सन ऑफ मेंबर, सदस्यों के प्रवेश, निलंबन और निष्कासन संबंधित कार्य। किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। ये मैं आपको बताया हूँ, आर्टिकल 4 पैरा 2 में मैं बता ही दिया हूँ। महासभा जो है जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद के उन सदस्यों और राज्यों के निलंबन के मानने में भी सहयोग देती है जिनके विरुद्ध निवारक तथा परिवर्तन कार्रवाई की जाती है। अगर हम कहें तो संयुक्त राष्ट्र ऐसे सदस्यों को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई की गई हो, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सदस्य के अधिकारों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 5 देख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर उन सदस्य राज्यों को निष्कासित करती है जो निरंतर बार बार चार्टर का जो है उल्लंघन करते हैं। सुपरवाइजरी फंक्शन, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य क्या होता है? सुपरवाइजरी फंक्शन पर्यवेक्षण संबंधी कार्य जो है उन कार्यों से है जिनके द्वारा जो है महासभा अन्य अंगों तथा संगठन के विशिष्ट अभिकरणों के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है। महासभा जो है विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के 2 प्रमुख अंगों आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, और न्यायधारिता परिषद जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, सामरिक क्षेत्रों को स्ट्रेटेजिक को छोड़कर अपना नियंत्रण जो है रखती है। इसके अतिरिक्त जो है जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद के वार्षिक तथा विशेष रूप पर विचार करती है। इसके लिए आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 पैरा 1। महासभा जनरल असेंबली आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों, सचिवालयों की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। इसके लिए आर्टिकल 15 पैरा 2 महासचिव का कर्तव्य है कि संगठन के कार्यों के संबंध में महासभा को रिपोर्ट जो है वह प्रेषित करें। यह आर्टिकल आप देखेंगे 98 में। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या होता है? संवैधानिक कार्य क्या होता है? महासभा द्वारा कुछ संवैधानिक कार्य भी किए जाते हैं। महासभा चार्टर में संशोधन कर सकती है। चार्टर का कोई संशोधन तब किया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्य से स्वीकार करें, जिसमें सुरक्षा परिषद के जो है 5 अस्थायी सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है और ये 2/3 बहुमत से अनुसमर्थन करें, तभी उसमें जो है संशोधन हो सकता है। और मिसलिनियस फंक्शन भी इनका है, विविध कार्य भी है। महासभा कई अन्य विकार के जैसे ऐसे सब्सिडियरी सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है जिन्हें वो अपने कार्यों करने के लिए आवश्यक समझती है। महासभा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कई संगठनों का सृजन किया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण तथा अनुसंवर्धन संस्थान तमाम किया है। महासभा ने अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मैंने बताया कि इस तरह के संगठनों का निर्माण भी कर सकती है। महासभा जो है एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी स्थापित किया 94 में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसके निर्णय सदस्य राज्यों पर अधिकारी घोषित किए गए। इसी तरह आप देखेंगे आर्टिकल 96 पैरा 2 के अनुसार महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों, विशिष्ट अभिकरणों, स्पेशल एजेंसीज को विधिक प्रश्नों पर जो उसके क्रियाकलाप के क्षेत्र में आते हों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी राय के अनुरोध पर अधिकार जो है प्रदान करती है। इसी तरह हम देखेंगे अगर इनके हमने जो बात किया कि वास्तव में इनके लीगल सिग्निफिकेंस की जो है बात जनरल असेंबली की जो हम लोग किए हैं, ये इनके लीगल सिग्निफिकेंस क्या है जो मैंने आपकी चर्चा के दौरान मैं आपको बताया। ये कभी कभी मैं फिर इसको दोहरा दे रहा हूँ आपको कि यह जो लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली की ये बात की गई है, यह जो है जो मैं आपको बताया कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली जो 1958 का है, 50 का है, 1950 के महासभा के शांति के लिए एकता संकल्प, उसी के संदर्भ में यह लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली
है जो कभी कभी 1 नंबर या कभी कभी 3 नंबर में पूछ सकता है। तो इसको आप इस जान जाइए कि संयुक्त राष्ट्र की जो है महासभा के संकल्प का जो विधिक महत्व है, ये संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक कार्य हैं और महासभा के संकल्प पर ऊपर बाध्यकारी होती है, जो मैंने उनको बताया। तो इतना ही आपको लिखना है आगे, फिर इसके बाद आपको मैं बताया हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पूरा मूल्यांकन करें महासभा के कार्यों का, तो महासभा जो है मानवीय अधिकारों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण कार्य, शांति की एकता संकल्प जो 1950 का है, शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों की जो अगर देखें परिणाम स्वरूप जो है, तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मुख्य अंग हो गया। थैंक यू।